अस्सलाम वालेकुम। मैं महापारा तबस्सुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन साइकॉन, यानी कि साइकॉन में अपनी जैसी संतान बनाने की क्या एबिलिटी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप जान लो कि साइकॉन या स्काइफा में रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सिर्फ एक सिंगल सेक्स द्वारा रिप्रोडक्शन का होना, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूंगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं, एक बडिंग, दूसरा रीजनरेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, जिसमें रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो बडिंग द्वारा होते हैं और रीजनरेशन के प्रोसेस द्वारा होते हैं। तो बडिंग की अगर बात की जाए तो कोई भी एडल्ट स्काइफा, उसके बेस पर एक छोटा सा बड दिखाई देता है और ये बड ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद या तो ये अपने पेरेंट से चिपके होते हैं और चिपक कर वहीं पर कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक अपना इंडिपेंडेंट लाइफ व्यतीत करता है। दूसरी प्रोसेस है रीजनरेशन की। ये देखा गया है कि स्पंजेस में बहुत ज़्यादा हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, यानी कि बॉडी का कोई भी टुकड़ा अगर बच जाए तो ये वो इस योग्य होता है कि वो पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी को बना सकता है। अब मैं बात करती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें पहली प्रोसेस होती है oogenesis, दूसरी स्पर्मेटोजेनेसिस, तीसरी होती है इनमें फर्टिलाइजेशन, चौथा अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पांचवा एम्फीब्लास्टुला लार्वा और छठा है पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें मेनली जो फोकस रहता है वो इनमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है इनका लार्वा। एक स्टोमोब्लास्टुला लार्वा है इनका और दूसरा एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। तो इस पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। तो आइए देखते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कैसे कैसे क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्काइफा मोनोइसियस होते हैं, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि इसमें स्पर्म और ओवम, यानी कि जो भी स्पर्म्स बनते हैं और ओवा बनते हैं, ये सभी के सभी एक ही स्काइफा की बॉडी पर बनते हैं। तो इसीलिए इनको ये कहा जाता है कि ये मोनोइसियस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। और एक्चुअल में ये स्पर्म्स और ओवा कहाँ से बनते हैं? तो ये आर्कियोसाइट्स से बनते हैं, जो कि मीसोग्लोइया में पाए जाते हैं। तो इसमें पहली प्रोसेस है oogenesis की। अगर oogenesis की बात की जाए तो एक मदर सेल, जिसको ओवोसाइट कहा जाता है, वो सबसे पहले अमीबोसाइट से बनते हैं। आपने नाम सुना होगा अमीबोसाइट का। तो एक्चुअल में अमीबोसाइट एक लार्ज न्यूक्लियस वाला, जिसमें बहुत ही कॉन्स्पिकस न्यूक्लियोलस होता है, तो इस टाइप के सेल हैं जो कि यंग मदर सेल या ओवोसाइट को बनाते हैं। तो पहले होता क्या है इनमें? पहले अमीबोसाइट जो है उसमें अपने आप को ग्रो करते हैं, वो फूड लेते हैं दूसरे अमीबोसाइट से या फिर ट्रोपोसाइट से फूड लेते हैं। फूड लेने के बाद वो एकदम कम्प्लीटली रूप से मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद इनमें डिवीज़न होता है, जिससे कि ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो मैच्योर अमीबोसाइट को ही एग मदर सेल या ओवोसाइट कहा जाता है। और जब इनसे ओवम बन जाते हैं तो ओवम फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम रेडी रहते हैं। दूसरी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनियम द्वारा होती है, यानी कि वो अमीबोसाइट जो कि फ्लैट सेल से घिरे होते हैं, उनके चारों तरफ अगर फ्लैट कवर सेल्स पाई जाती हैं तो उन अमीबोसाइट को स्पर्मेटोगोनियम
या स्पर्म मदर सेल कहा जाता है। स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनियम 2 से 3 बार डिवाइड होती है और स्पर्मेटोसाइट्स को बनाती है, जो कि बाद में स्पर्म को बनाते हैं। स्पर्म की बात की जाए तो स्पर्म में राउंडेड न्यूक्लिएटेड हेड पाए जाते हैं और वाइब्रेटाइल लॉन्ग टेल पाए जाते हैं। इनकी तीसरी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। चूँकि इनमें प्रोटोगाइनस कंडीशन पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि प्रोटोगाइनस कंडीशन क्या है। प्रोटोगाइनस कंडीशन का मतलब होता है कि स्काइफा में फीमेल का सेक्स चेंज होकर मेल में बदल जाता है। तो जिस एनिमल की बॉडी में फीमेल का सेक्स चेंज होकर मेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही प्रोटोगाइनस कंडीशन कहा जाता है। तो प्रोटोगाइनस कंडीशन की वजह से इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा गया है और हमेशा इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और वो इन सीटू कंडीशन में होता है, यानी कि नेचुरल कंडीशन में होता है। स्पर्म डायरेक्टली ओवम में नहीं घुसते हैं, बल्कि वो रेडियल कैनाल तक जाते हैं। जब वाटर करंट इनकी बॉडी में जाता है तो वाटर के साथ वो रेडियल कैनाल में जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद स्पर्म जो है वो क्वाइनोसाइट में इंटर करते हैं। अब क्वाइनोसाइट में जब इंटर कर जाते हैं तो वहाँ पर वो जैसे ही स्पर्म क्वाइनोसाइट में जाते हैं, आप सब जानते हैं कि क्वाइनोसाइट में कॉलर और फ्लैजेलम पाया जाता है। तो क्वाइनोसाइट अपने कॉलर और फ्लैजेलम को लॉस कर देता है और वो एकदम अमीबॉइड हो जाते हैं। ऐसे केस में ये क्वाइनोसाइट जो है वो ओवोसाइट के सरफेस से जाकर चिपक जाते हैं। अब यहाँ पर ये ओवोसाइट के सरफेस से चिपक गया है, इसी वक्त स्पर्म जो है वो भी अपने टेल को लॉस्ट कर देता है। लॉस्ट करने के बाद हेड जो है वो चारों तरफ से कैप्सूल से घिर जाता है। तो ये माना जाता है कि कैप्सूल से ही ये जाकर ओवोसाइट से फ्यूज होते हैं। आ रही बात मेरी समझ में? ओके। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट प्रोसेस की, जिसको कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये देखा जाता है कि फर्टिलाइज्ड एग जो है उनमें मैचुरेशन होता है। आप सब जानते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग को ही जाइगोट कहा जाता है, जो कि 2n होता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2n होते हैं। तो इनमें मैचुरेशन होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और ब्लास्टुला जो है वो भी इन सीटू कंडीशन में ही डेवलप होता है, यानी कि नेचुरल कंडीशन में डेवलप होता है। इसमें सबसे पहले 3 क्लीवेज होते हैं जो कि वर्टिकल होते हैं और ये बनाते हैं 8 पिरामिडल सेल्स को, जिनको ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होता है, जिससे कि ब्लास्टोमियर्स डिवाइड हो जाते हैं अनइक्वली रूप से और 8 लार्ज सेल्स मैक्रोमियर्स को बनाते हैं, जो बाद में फ्यूचर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है और 8 स्मॉल सेल्स को बनाते हैं, जिनको माइक्रोमियर्स कहा जाता है, जो बाद में क्वाइनोसाइट्स को बनाते हैं। अब माइक्रोमियर्स या स्मॉल सेल्स जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। ग्रो करने के बाद वो इलांगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है और इनमें अब फ्लैजेलम बन जाते हैं, लेकिन फ्लैजेलम इनके इनर साइड पर बनते हैं और वहीं पर ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है। फिगर में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। अब लार्ज सेल्स जो है वो अभी तक अनडिवाइडेड हैं, लेकिन वहीं पर एक राउंडेड ग्रैनुलर सा ओपनिंग बन गया है, जो कि माउथ का काम करता है और ये न्यूट्रिशन के प्रोसेस में फूड को लेने का काम करता है। ऐसे केस में या इस स्टेज को स्टोमोब्लास्टुला लार्वा कहा जाता है। स्टोमोब्लास्टुला लार्वा पर शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, तो स्टोमोब्लास्टुला लार्वा के डेवलपमेंट को आपको लिखना है। इसके बाद स्टोमोब्लास्टुला लार्वा जो है उसमें स्मॉल इलांगेटेड और फ्लैट माइक्रोमियर्स होंगे और 8 स्फेरिकल ग्रैनुलर मैक्रोमियर्स होंगे। ये ब्लास्टोसील को बनाते हैं, जो कि एक अपर्चर द्वारा ओपन होता है बाहर की तरफ, जिसको माउथ कहा जाता है, जो एक्चुअल में मैक्रोमियर्स से बनते हैं। माउथ जो है वो उसका मेन फंक्शन ये है कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस में वो फूड को इन्गल्फ कर सके। अब स्टोमोब्लास्टुला लार्वा में इन्वर्जन का प्रोसेस होता है। इन्वर्जन में ये पलट जाते हैं, यानी कि जो भी फ्लैजिला इनमें पाए जाते हैं वो अब आगे की तरफ आ जाते हैं।
ऐसे कंडीशन में इस एम्ब्रियो को या इस लार्वल स्टेज को एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहा जाता है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा पर भी शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। एम्फीब्लास्टुला लार्वा की बात की जाए, नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है उसमें ये होता है कि ये मोर और लेस ओवल शेप के होते हैं और इनमें स्मॉल नैरो फ्लैट सेल्स भी पाए जाते हैं और लार्ज राउंडेड ग्रैनुलर सेल्स भी पाए जाते हैं। एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है उनमें कुछ फोर्स होता है, फोर्स के जरिए रेडियल कैनाल बन जाता है। अब ये इस कंडीशन में जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा होगा वो पेरेंट स्काइफा के या साइकॉन के ऑस्कुलम से वाटर करंट के ज़रिए बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद पानी में स्विम करने लगेगा। पानी में स्विम करने के बाद इनमें गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है जो एक्चुअल में फ्लैजिलेटेड सेल्स के इन्वेजिनेशन द्वारा होता है। अब ये लार्वा जो है इसमें टिपिकल गैस्ट्रुला को बनाता है जिसमें ब्लास्टोपोर पाए जाते हैं। अब हमारा लास्ट हेडिंग जो होगा या लास्ट जो प्रोसेस होगी वो होगा पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है। यानी कि गैस्ट्रुला अब किसी भी रॉक या सीवीड से चिपक जाएगा। चिपकने के बाद कैसे चिपकेगा, ये अपने ब्लास्टोपोरल एंड से चिपक जाएगा और ये सिलेंड्रिकल कंडीशन में डेवलप करने लगेगा और इसके सिलेंडर में एक ओपनिंग बन जाएगी जिसको ऑस्कुलम हम कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्मॉल परफोरेशन यानी स्मॉल छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जिनको ऑस्टिया कहा जाता है। अब इनके जो नॉन फ्लैजिलेटेड ग्रैनुलर सेल्स हैं वो बनाते हैं डर्मल एपिथेलियम, स्क्लेरोब्लास्ट और पोरोसाइट्स वगैरह को बनाते हैं और फ्लैजिलेटेड सेल्स जो हैं वो कॉइनोसाइट्स को बनाते हैं, आर्कियोसाइट्स को बनाते हैं और अमीबोसाइट्स को बनाते हैं। मीसेनकाइमा भी दोनों लेयर्स एपिडर्मिस एंडोडर्मिस के बीच बन जाती है। अब यंग स्काइफा की इस स्टेज को ऑलिन्थस स्टेज कहा जाता है। ऑलिन्थस स्टेज भी पूछा जा सकता है। और ऑलिन्थस स्टेज की बात करूं तो ये टिपिकल एस्केनॉइड टाइप के स्पंजेस होते हैं। अब ये ऑलिन्थस स्टेज से ये स्काइफा जो है वो मैच्योर स्टेज में आएंगे जिसमें रेडियल कैनाल इनकी बॉडी पर बन जाएंगे और इनकी वॉल जो है वो थिक हो जाएगी, साथ ही साथ इनका साइज़ भी बढ़ जाती है। अब एडल्ट स्काइफा बन गई है जो बाद में इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं, फिर से इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो ओवरऑल यही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें मोस्टली लार्वा पर ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिए।